हम इस वीडियो में सांख्य दर्शन द्वारा विकासवाद की कुछ कमियों पर चर्चा करेंगे। यद्यपि सांख्य यह वह पहला प्राचीन दर्शन है जिसने पूरे विश्व के भौतिक और अभौतिक सभी पदार्थों की उत्पत्ति के लिए एक विकासवाद दिया और उसके आधार पर सम्यक विश्लेषण प्रस्तुत किया। वस्तुतः सांख्य दर्शन में प्रकृति का लक्षण गुणों की साम्यावस्था बताया है। गुणानाम साम्यावस्था प्रकृति ही कहा है। गुणों की साम्यावस्था प्रलय में होती है, अतः प्रकृति का स्वरूप प्रलय है। स्वर्ग या सृष्टि को विकृति कहा गया है। सारी सृष्टि प्रकृति के गर्भ में अव्यक्त रूप से विद्यमान है। सर्ग नवीन सृष्टि नहीं है और प्रलय सृष्टि का विनाश नहीं है। यह कार्य का सृष्टि का प्रकृति में तिरोहन और प्रादुर्भाव और आविर्भाव जैसा है। तिरोहन और प्रकटीकरण जैसा है। साथ ही सांख्य ने क्रिया या परिणाम को माना है। एक तो स्वरूप और सजातीय परिणाम जिसमें प्रत्येक गुण अपनी विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तित होता रहता है, और दूसरा रूप या विजातीय परिणाम जिसमें रजोगुण के क्षोभ से तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न होकर संघर्ष की दशा बनती है और संघर्ष से गुणों में वैषम्य होता है और उसके माध्यम से सर्ग प्रारंभ होता है और सृष्टि का विकास होता है। इसके अतिरिक्त पुरुष और प्रकृति दोनों इस स्वरूप के हैं कि दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है, और यह आवश्यकता ऐसी है कि जिसके कारण सृष्टि होती है। सांख्य ने दो स्वतंत्र तत्व स्वीकार किए हैं, एक जड़ प्रकृति और दूसरा चेतन। प्रकृति समस्त जड़ जगत की जननी है और सृष्टि का आदि कारण है। प्रकृति की संज्ञा अनुमान भी है, क्योंकि अनुमान से जाना जाता है जड़ अचेतन है, विवेक शून्य है, स्वतंत्र है, नित्य है, एक है, व्यापक है, विषय है अर्थात पुरुष द्वारा ज्ञेय है, त्रिगुणात्मक है, सत्व रजस तमस नामक तीनों गुणों से युक्त है, प्रसवधर्मिणी है, भोग्या है, और यह प्रदर्शन करती है अपने स्वरूप का, और यही इसका प्रयोजन है। और ये जबकि पुरुष चेतन है, नित्य है, विवेकी है, स्वतंत्र है, त्रिगुणातीत है और विषयी है। इन सभी के कारण उसे मोक्ष की आवश्यकता है, और यह मोक्ष अपने स्वरूप के ज्ञान की आवश्यकता है, और यह अपने ज्ञान का स्वयं के अभिव्यक्ति की आवश्यकता है, और यह आवश्यकता प्रकृति से मिलकर ही कर सकती है। प्रकृति के साथ ही विकासवाद में सृष्टि के विकास में सहयोग देकर ऐसा कर सकता है। उसे अपने स्वरूप का ज्ञान होता है और वो मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। जैसे पुरुष चेतन है, आत्म तत्व है, विषयी है, ज्ञाता है, शरीर इंद्रियां बुद्धि अहंकार और मन से विलक्षण है,
शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, परंतु इसे ऐसा समझने के लिए प्रकृति की आवश्यकता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन दोनों विपरीत गुण वाले तत्वों से विकासवाद की बात करता है, विकासवाद की व्याख्या करता है, 25 तत्वों के विकास की बात करता है। अब हम देखेंगे कि सांख्य दर्शन का विकासवाद आखिर कितना तार्किक है। सांख्य का प्रमुख दोष यह है कि वह द्वैतवादी है। पुरुष और प्रकृति को दो नितांत भिन्न और स्वतंत्र तत्व मानना है। सांख्य की एक तरीके से मुख्य भूल है। विषयी और विषय, प्रमाता और प्रमेय परस्पर सापेक्ष हैं तथा एक पारमार्थिक तत्व के दो रूप हैं। सांख्य दर्शन में अंतर्निहित तर्क उसे अद्वैत की ओर प्रेरित करता है, परंतु सांख्य उस पर ध्यान न देकर द्वैतवादी हो जाता है और द्वैतवाद से ही चिपका रहता है। यद्यपि पुरुष और प्रकृति दो स्वतंत्र और निरपेक्ष तत्व हैं, तो उनका किस प्रकार संयोग नहीं हो सकता, उनका किसी भी प्रकार से संयोग नहीं हो सकता और संयोग के अभाव में सर्ग नहीं हो सकता। प्रकृति या चेतन है, पुरुष उदासीन है और इन दोनों को मिलाने वाला कोई तीसरा तत्व नहीं है, अतः दोनों का मिलन असंभव है। हम यह भी देख चुके हैं कि पुरुष प्रकृति का संयोग और न संयोगाभास और न पुरुष सन्निधि मात्र सृष्टि के विकास क्रम का समाधान कर सकते हैं। यदि प्रकृति जड़, अचेतन और अंध है तो सृष्टि विकास यांत्रिक होना चाहिए। यदि प्रकृति और महत से लेकर महाभूत तक सारी सृष्टि पुरुष के भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए है, जैसा सांख्य बारंबार बताता है, तो प्रकृति की अचेतनता और स्वतंत्रता सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि अचेतन का कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। स्वतंत्र तत्व परार्थ साधन नहीं बन सकता। सांख्य ने कहा कि अचेतन दूध बछड़े के पोषण के लिए जिस प्रकार प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के भोग के लिए प्रस्तुत होती है। यह भी दृष्टांत सही नहीं है, क्योंकि गाय और बछड़ा दोनों चेतन प्राणी हैं और गाय के थनों में दूध मातृस्नेह के कारण उतरता है, परंतु यहाँ तो प्रकृति के साथ वैसी बात भी नहीं है। प्रकृति एक जड़ है और पुरुष चेतन है, दोनों विपरीत हैं। फिर सांख्य दर्शन पंगु और अंध न्याय का भी उदाहरण देते हैं कि एक नदी पार करना, जो अपंग व्यक्ति है जिसका पैर नहीं है उसका भी लक्ष्य है और जो अंधा है उसका भी लक्ष्य है, लेकिन बिना देखे अंधा नदी को पार नहीं कर सकता और बिना चले लंगड़ा पार नहीं कर सकता। तो दोनों सम्मिलित हो जाते हैं और देखने और चलने का दोनों सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं और इस तरीके से नदी पार कर जाते हैं। उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष दो भिन्न और दो विपरीत गुण वाले होने के बावजूद भी दोनों का लक्ष्य एक है और इस तरीके से सृष्टि का विकास होता है। परंतु यहाँ भी जो अंधा और पंगु व्यक्ति है वो दोनों समान स्तर के, उनका लक्ष्य एक है और दोनों लक्ष्य प्राप्ति के लिए सहयोग करते हैं, दोनों चेतन हैं। ऐसी बात पुरुष और प्रकृति के संदर्भ में नहीं मिलती है। कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्ता को ही फल भोगना पड़ता है। सांख्य ने प्रकृति में कर्तृत्व और पुरुष में भोक्तृत्व का आरोप करके कर्मवाद को ठुकरा दिया है एवं कृतनाश एवं अकृतागम के दोषों को निमंत्रण दिया है। प्रकृति विविध व्यंजन बनाना जानती है, किंतु उनका उपभोग करना नहीं जानती और पुरुष बिना किए कर्मों का फल भोगता है। यद्यपि सांख्य प्रकृति को स्वतंत्र और निरपेक्षता तो स्वीकार करता है, तथापि सांख्य दर्शन में प्रकृति की पुरुष सापेक्षता हर समय परिलक्षित होती है। पुरुष के संसर्ग के बिना प्रकृति सृष्टि नहीं कर सकती, तो वह स्वतंत्र कैसे है और निरपेक्ष कैसे है? यदि वह स्वतंत्र है तो पुरुष का फिर प्रयोजन क्या है? इस प्रकार के प्रश्नों का सांख्य दर्शन उचित उत्तर नहीं दे पाता। यद्यपि सांख्य ने प्रकृति को निर्वैयक्तिक भी बताया है, तथापि प्रकृति के वर्णन में उसके व्यक्तित्व की झलक बराबर मिलती है। लगता है जैसे वह प्रकृति कोई स्त्री हो।
जैसे प्रकृति स्त्री है, प्रसव धर्मिणी है, नर्तिका के समान प्रदर्शन करती है, त्रैगुण्य है मतलब गुणवती है, उपकारिणी है, अत्यंत सुकुमारी है, लज्जाशीला है, जो पुरुष उसे देख लेता है उसके सामने फिर कभी नहीं आती। इस तरह की उपमाएं दी गई हैं प्रकृति के लिए। साथ ही यह भी कहा जाता है कि पुरुषार्थ सिद्धि हेतु वह प्रयत्नशील रहती है, पुरुष के लिए बंधती है, संसरण करती है और मुक्त होती है। तो इस तरह से प्रकृति अचेतन, स्वतंत्र, निरपेक्ष, निर्वैयक्तिक कैसे मानी जा सकती है। सांख्य में वेदांत अंतर्निहित है। प्रकृति को पुरुष की शक्ति मानने से सांख्य के अंतर्विरोध दूर किए जा सकते हैं। यही बात अद्वैत वेदांत में भी हुई है कि ब्रह्म का वह शक्ति माना गया, ब्रह्म की माया शक्ति रूप में मानी गई है, और जो सांख्य दर्शन में जो भी वैचारिक दोष हैं उनका निराकरण हो जाता है। इसके अतिरिक्त सांख्य को शुद्ध चैतन्य स्वरूप पुरुष में तथा अंतःकरण प्रतिबिंब चैतन्य रूप जीव में भेद करना चाहिए, किंतु सांख्य इस भेद को भूलकर दोनों को एक ही मान लेता है। यह सांख्य दर्शन का एक बड़ा दोष है। सांख्य पुरुष को शुद्ध चैतन्य स्वरूप, स्वप्रकाश, नित्य, साक्षी, दृष्टा, निर्गुण, निर्विकार तथा ज्ञान एवं अनुभव का अधिष्ठान मानता है। यह पुरुष का पारमार्थिक या वास्तविक स्वरूप है, जो बंधन, संसरण और मोक्ष की कल्पनाओं से सर्वदा अस्पृष्ट है। जब पुरुष बुद्धि में प्रकाशित अपने प्रतिबिंब को ही अपने असली स्वरूप मान लेता है, तब वह बद्ध जीव प्रतीत होने लगता है। यह जीव प्रमाता और भोक्ता है। जन्म, मृत्यु, इंद्रिय आदि का प्रतिनियम जीवों में सिद्ध होता है, और जीव अनेक माने जाते हैं। बंधन, संसरण और मोक्ष भी जीवों के होते हैं, किंतु सांख्य पुरुष और जीव के भेद को भूलकर पुरुष को अनेक मानता है। मतलब यहाँ आत्मा और जीव में भेद ही नहीं किया गया है। निर्गुण पुरुष में गुणों के न्यूनाधिक का प्रतिपादन करता है। नित्य पुरुष को जन्म मननशील मानता है। विभिन्न पुरुषों में अंतःकरण तथा बाह्यकरण का भेद स्वीकार करता है, तथा साक्ष्य और निर्विकार पुरुष में भोक्तृत्व की कल्पना करता है। पुरुष के वास्तविक स्वरूप के प्रतिपादन में भी वेदांत अंतर्निहित है। यदि सांख्य पुरुष को एक और अनेक जीवों को पुरुष के विभिन्न आभासों के रूप में मान ले, तो उसके अंतर्विरोध मिटाए जा सकते हैं। वस्तुतः अद्वैत वेदांत में ये झलक मिलती है। इसके पश्चात सांख्य ने मोक्ष या कैवल्य को दुख की आत्यंतिक निवृत्ति मात्र माना है, उसे अखंड आनंदमय नहीं माना है। तो यह एक प्रकार से सांख्य का मोक्ष दुख से रहित जड़ वाली अवस्था है, जिसमें न तो दुख है और न सुख है, किसी प्रकार का अनुभव ही नहीं है। तो कोई व्यक्ति आखिर क्यों शील समाधि में पड़ेगा? अर्थात पत्थर स्वरूप, पाषाण स्वरूप समाधि, अपाषाण स्वरूप मोक्ष में क्यों जाना चाहेगा? इस तरह से सांख्य दर्शन के विकासवाद और पुरुष और प्रकृति के संबंध और जीवों के संबंध में कई समस्याएं समझ में आती हैं। यद्यपि सांख्य का यह विकासवाद एक तात्विक दृष्टिकोण से और विकासवाद के दृष्टिकोण से बहुत ही उम्दा है, बहुत ही सार्थक है, जिसमें सभी के भौतिक तत्वों के विकास की सम्यक व्याख्या की गई है। लेकिन कुछ प्रश्न अनुत्तरित हो जाते हैं। इन प्रश्नों के समाधान ब्रह्म और माया के विवेचन में अद्वैत वेदांत में मिल जाते हैं। इसीलिए सांख्य दर्शन को अद्वैत वेदांत का प्रधान मल्ल कहा जाता है। यह सांख्य दर्शन के विकासवाद की कुछ कमियों की चर्चा थी। धन्यवाद।